आज हमारे सामने एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ी नहीं, महसूस की जाती है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने नर्क को जिया और वहां से जिंदगी का अर्थ खोज निकाला। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं विक्टर फ्रैंकल की मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की। हमारे पास इस किताब पर आधारित कई नोट्स और लेख हैं और आज हम इन्हीं के जरिए इस गहरे अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। और ये किताब उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि जब सबको छीन लिया जाए तो जीने की वजह क्या बचती है। सही। फ्रैंकल, जो खुद एक मनोचिकित्सक थे और नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैदी, वो हमें उस अंधेरे के अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि इंसान की आत्मा में कितनी ताकत छिपी हो सकती है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के मनोविज्ञान और दर्शन को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से एक पूरी थेरेपी, लोगोथेरेपी को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही दहला देने वाली है। एक खचाखच भरी ट्रेन, हजारों कैदी और मंजिल है ऑश्विट्स। फ्रैंकल लिखते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें कुछ ऐसे कैदी दिखे जो काफी सेहतमंद लग रहे थे। उन्हें देखकर एक पल को एक झूठी उम्मीद जागी कि शायद हालात उतने भी बुरे नहीं होंगे। इसे फ्रैंकल एक मनोवैज्ञानिक अवस्था कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ रिप्रेव। अच्छा। मतलब सजा से ऐन पहले बच जाने का वहम। ये एक तरह का दिमागी बचाव होता है जो आपको भयानक सच्चाई का सामना करने से कुछ पल के लिए रोक लेता है। लेकिन ये वहम तो बहुत जल्दी टूट गया होगा। कुछ ही मिनटों में। स्टेशन पर एक एसएस ऑफिसर खड़ा था। वो हर कैदी को देखता और बस अपनी एक उंगली से इशारा करता, दाएं या बाएं। और किसी को पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। किसी को नहीं। बाद में पता चला कि बाईं तरफ भेजे गए लोग, जो कुल कैदियों का लगभग 90% थे, उन्हें सीधा गैस चैम्बर में भेजा जा रहा था। ओह। और दाईं तरफ वाले काम करने के लिए चुने गए थे। जिंदगी और मौत का फैसला बस एक उंगली के इशारे पर हो रहा था। ये सोचना भी नामुमकिन है। और इसके बाद जो हुआ वो शायद शारीरिक यातना से भी ज्यादा भयानक था। उनसे उनकी पहचान छीन ली गई, है ना? बिल्कुल। ये कैदियों के मनोवैज्ञानिक सफर का पहला चरण था, जिसे फ्रैंकल सदमा या शॉक कहते हैं। उनके कपड़े, उनका सारा सामान, उनके परिवार की तस्वीरें, सब कुछ। उनके सिर के बाल काट दिए गए। फ्रैंकल ने अपनी एक किताब की मैन्युस्क्रिप्ट, जो उनकी जिंदगी भर की रिसर्च थी, उसे बचाने की बहुत कोशिश की। और क्या वो उसे बचा पाए? नहीं। जब उन्होंने एक पुराने कैदी को उसे बचाने के लिए कहा तो उस कैदी ने घृणा से चिल्लाकर एक ही शब्द कहा, बकवास। अच्छा। फ्रैंकल लिखते हैं कि उस एक पल में उन्होंने अपनी पूरी पिछली जिंदगी को अलविदा कह दिया। अब वो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल नहीं थे। वो सिर्फ एक नंबर थे। हाँ, 1,19,104। बस उनका वजूद मिटा दिया गया था। यानी इंसान को पहले शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था। जब आपकी पहचान ही ना रहे तो आप क्या हैं? यही तो मकसद था। और इसी सदमे के बाद दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला चरण शुरू होता है। दूसरा चरण था उदासीनता, यानी एपैथी। मुझे ये हिस्सा पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। इसका मतलब है किसी भी बात का कोई असर ना होना, एक तरह की इमोशनल डेथ। हाँ बिल्कुल। फ्रैंकल बताते हैं कि कुछ हफ्तों के अंदर कैदियों पर आसपास हो रही क्रूरता का असर होना बंद हो गया था। मतलब उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता था? कुछ भी नहीं। वो अपने साथी को गार्ड से पिटते हुए देखते, किसी को ठंड से मरते हुए देखते, यहाँ तक कि दूसरे कैदियों को लाशों के जूते निकालते देखते, और उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था। लेकिन क्या ये उदासीनता इंसान को पूरी तरह तोड़ नहीं देती? क्या ऐसे जीने की इच्छा ही खत्म नहीं हो जाती? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, फ्रैंकल समझाते हैं कि ये उदासीनता असल में एक जरूरी कवच थी, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, खुद को बचाने के लिए। हाँ, अगर वो हर मौत, हर पिटाई पर दुखी होने लगते तो शायद पहले हफ्ते में ही मानसिक रूप से टूटकर मर जाते। जब हालात इतने असामान्य हों तो इंसान की भावनाएं भी सामान्य नहीं रह सकती। तो ये सुन्न हो जाना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। जब बाहरी दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जब इमोशंस सुन्न हो चुके थे, तब कैदियों की भीतरी दुनिया, उनकी इनर लाइफ और ज्यादा अमीर और गहरी हो गई। हाँ, इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है किताब में। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे वो शून्य से भी कम तापमान में बर्फीली हवा में मीलों पैदल काम पर जाते थे। उनके पैर सूजे हुए थे, शरीर पर घाव थे। तब वो क्या करते थे? वो अपनी पत्नी को याद करते थे। हाँ। वो मन ही मन उनसे बातें करते,
उनकी मुस्कान को याद करते, उनके साथ बिताए पलों को फिर से जीते। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी हैं या नहीं, पर उस एहसास ने, उस प्यार ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने लिखा, प्यार इंसान का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद है। इंसान का उद्धार प्यार से और प्यार में ही है। ये बात हिला देती है। मतलब जब आपके पास सच में कुछ भी नहीं है, तब भी आपका प्यार, आपकी यादें, आपकी सोच, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और यही इस किताब का सार है। फ्रैंकल कहते हैं कि सब कुछ छीना जा सकता है, आपकी आजादी, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी। द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स। बिल्कुल। आप उस तकलीफ को कैसे लेते हैं, ये आपका चुनाव है। और इसी भीतरी चुनाव में जीने का क्यों, मतलब व्हाई, छिपा था। पर ये सफर कैंप से आजाद होने पे खत्म नहीं हुआ। किताब का एक बहुत जरूरी हिस्सा उस दौर के बारे में है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, आजादी के बाद का अनुभव। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कैंप से निकलने के बाद तो सब ठीक हो गया होगा। मुझे भी यही लगा था। लेकिन फ्रैंकल मनोवैज्ञानिक सफर के तीसरे चरण के बारे में बताते हैं, आजादी के बाद का दौर। और ये खुशियों से भरा नहीं था। ये तो और भी चौंकाने वाली बात है। ऐसा क्यों? आप सोचिए, सालों तक आप एक सपने में जीते हैं, आजादी का सपना, और फिर एक दिन वो सपना सच हो जाता है। लेकिन शरीर और मन इतने टूट चुके हैं कि खुशी महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो गई है। मतलब वो खुश भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। इसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उनके साथ नहीं, किसी और के साथ हो रहा है। और इसके अलावा दो और बड़ी चुनौतियां थीं। अच्छा। पहली थी कड़वाहट, बिटरनेस। कई कैदी बाहर आकर अपने आसपास के लोगों की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लोग कहते थे, हम नहीं जानते थे, या हमने भी बहुत सहा है। ये सुनकर तो गुस्सा आएगा ही। बिल्कुल। और दूसरी चुनौती थी मोह भंग, डिसइल्यूजनमेंट। कई कैदी जब अपने घर लौटे तो वहां कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। ईद के सहारे वो जिंदा रहे, वो उम्मीद ही झूठी निकली। हाँ, इस सच्चाई का सामना करना आजादी के बाद सबसे बड़ा दुख था। फ्रैंकल कहते हैं कि इन लोगों को शारीरिक से ज्यादा मानसिक सहारे की जरूरत थी। तो कैंप का अनुभव आजादी के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इन्हीं सब अनुभवों से लोगोथेरेपी का जन्म हुआ। चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये लोगोथेरेपी आखिर है क्या? लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थ या मीनिंग। ओके। तो लोगोथेरेपी का मतलब है अर्थ के जरिए इलाज। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स न तो खुशी की तलाश है, जैसा फ्रॉइड कहते थे, और न ही शक्ति की तलाश, जैसा एडलर कहते थे। बिल्कुल। इंसान की सबसे गहरी जरूरत अपनी जिंदगी में एक अर्थ या मकसद खोजने की है। और ये फर्क बहुत बड़ा है ना? फ्रॉइड अतीत में झांकते हैं कि आपकी समस्या कहाँ से शुरू हुई। हाँ। और फ्रैंकल भविष्य की ओर देखते हैं कि आप किस मकसद के लिए जीना चाहते हैं, आपके जीवन का क्या अर्थ है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। ये पूरी तरह से नजरिए का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी जिंदगी में ये अर्थ कैसे खोजे? फ्रैंकल ने इसके कुछ रास्ते बताए हैं। हाँ, उन्होंने 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला है कोई काम करके या कुछ रचकर। बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। जैसे कोई कलाकार अपनी कला से अर्थ ढूंढता है, या कोई वैज्ञानिक अपनी खोज से। बिल्कुल। दूसरा है किसी चीज को अनुभव करके या किसी से प्रेम करके, जैसे प्रकृति की सुंदरता में खो जाना या किसी इंसान से गहराई से जुड़ना। और तीसरा रास्ता? वो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जब हालात हमारे बस में ना हो। हाँ, तीसरा रास्ता है जब दुख या तकलीफ को टाला नहीं जा सकता तो उसके प्रति अपना नजरिया चुनकर। By the attitude we take toward unavoidable suffering. करेक्ट। फ्रैंकल कहते हैं कि जब हम हालात नहीं बदल सकते तब हमें खुद को बदलने के लिए चुनौती दी जाती है। इसका एक बहुत ही दमदार उदाहरण है किताब में। वो एक बुजुर्ग डॉक्टर की कहानी है जो अपनी पत्नी की मौत के गम से उबर नहीं पा रहे थे। हाँ, वो डॉक्टर गहरे डिप्रेशन में थे। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, सोचिए अगर आपकी मौत पहले हो जाती और आपकी पत्नी जिंदा होती तो उन्हें कैसा महसूस होता? उस डॉक्टर ने कहा, ओह, उनके लिए तो ये भयानक होता, उन्हें बहुत दुख होता। और फिर फ्रैंकल ने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। फ्रैंकल ने कहा, देखिए, आपने उन्हें उस दुख से बचा लिया और अब आप इसकी कीमत चुका रहे हैं, उनके लिए जिंदा रहकर और उन्हें याद करके दुख सहकर। वाव। उस डॉक्टर को अचानक अपने दुख में एक मकसद दिख गया। उनका दुख व्यर्थ नहीं था, वो एक कुर्बानी थी, प्यार की कीमत थी। फ्रैंकल लिखते हैं, जिस पल दुख को एक मतलब मिल जाता है वो दुख नहीं रहता। ये तो कमाल का नजरिया है। एक सवाल ने पूरे दुख को एक मकसद दे दिया। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है
कि हमें जिंदगी से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि जिंदगी का क्या मतलब है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी हर पल हर क्षण हमसे सवाल पूछ रही है और हमें इसका जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से, अपने फैसलों से और अपने नजरिए से देना है। और फ्रैंकल ने तो कैंप में भी ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने इस सिद्धांत को जी कर दिखाया। हाँ, उन्होंने ऐसे कैदियों को देखा जो अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा किसी और भूखे कैदी को दे देते थे। वो उन लोगों के पास जाते थे जिनका हौसला टूट रहा था और उन्हें हिम्मत देते थे। ये छोटे छोटे काम। हाँ, ये छोटे छोटे काम साबित करते हैं कि हालात आपको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक भीतरी फासला होता है कि आप क्या बनेंगे, एक स्वार्थी इंसान या एक गरिमापूर्ण व्यक्ति, चाहे हालात कितने भी अमानवीय क्यों ना हो। तो विक्टर फ्रैंकल का अनुभव और उनकी लोगोथेरेपी हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा, बल्कि वो हमें सिखाती है कि दुख अटल है, लेकिन उस दुख को सहने का कारण ढूंढना और अपना नजरिया चुनना हमेशा हमारे हाथ में है। बिल्कुल, यही इंसान की आखिरी और सबसे बड़ी आजादी है। और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। फ्रैंकल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया में इंसानों की सिर्फ दो ही नस्लें हैं। दो नस्लें? हाँ, एक सभ्य या डिसेंट लोगों की और दूसरी असभ्य या इनडिसेंट लोगों की। और ये दोनों नस्लें हर समाज, हर समूह में पाई जाती हैं। कोई भी समूह पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। मतलब कैदियों में भी अच्छे बुरे लोग थे और गार्ड्स में भी? बिल्कुल। उन्होंने कुछ गार्ड्स को भी देखा जो कैदियों के प्रति थोड़ी दया दिखाते थे, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें दवा या रोटी का टुकड़ा देते थे। फ्रैंकल ने लिखा, इंसान वो है जिसने ऑश्विट्ज के गैस चैम्बर बनाए, लेकिन इंसान वो भी है जो उन चैम्बरों में सिर उठाकर प्रार्थना करते हुए गया। ये सोचना कि हमारे अंदर अच्छा और बुरा बनने की दोनों संभावनाएं हर पल मौजूद है और हम अपने चुनाव से तय करते हैं कि हम कौन हैं। शायद इस किताब का सबसे गहरा और जरूरी सबक यही है।